आज हमने टॉपिक लिया है इंडियन जुडिशरी सिस्टम या इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो कैसे गाइड होता है, तो वो होता है लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो बंदे की जो इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी लॉ है उसको, और तीसरा होता है अगर जो भी लॉ बना है वो सही बना है नहीं बना है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन फ्रेम बना है कि नहीं, वो डिसाइड करने वाले होते हैं जुडिशरी। तो यानी कि लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीन लोगों से क्या, इन तीन बॉडी से क्या बना है, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बना है। तो जो इंडियन जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसमें किसी लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो इंडियन जो जुडिशरी है उसका काम है टू इंटरप्रेट द लॉ, टू सेटल द डिस्प्यूट एंड टू एडमिनिस्टर द जस्टिस टू द सिटीजन। यानी कि जो भी बंदे को प्रॉब्लम हो गई है या जो बंदे के साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो उसको सेटल करने का और उसको जस्टिस दिलाने का काम इंडियन जुडिशरी करती है। तो जो जुडिशरी है, जुडिशरी का काम दूसरा ऐसा भी होता है टू बी अ वॉच डॉग ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स दिए हैं या पावर दी है बंदे को या सिटीजन को, तो उसका केयर टेक करना एंड जो डेमोक्रेसी वो सही से परफॉर्म हो रही है उसके लिए सुपरवाइज करना। जो डेमोक्रेसी है वो फंक्शन प्रॉपरली अगर करनी है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मंत्री कह सकते हैं या IAS IPS या गवर्नमेंट ऑफिसर्स है या लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के जो लोग हैं, तो वो क्या है कि जो भी डिसीजन दिया है जुडिशरी ने तो उसके वर्किंग में इंटरफियर नहीं कर सकता है। जुडिशरी जो भी डिसीजन देगा वो रिस्पेक्टेड रहेगा बाकी लोगों को, और बाकी के जो भी ऑर्गन्स है उसमें क्या नहीं करेंगे, तो इंटरफियर नहीं कर सकता है। जजेस कैन परफॉर्म देयर फंक्शन एंड ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर। मान लीजिए कोई भी जज है, जब भी वो डिसीजन दे रहा है तो उस टाइम पे अगर उसको कोई फियर नहीं है या फेवर नहीं, तो उस केस में जो जजमेंट आएगा वो कैसा आएगा, तो इम्पार्शियल आएगा, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी क्या रहेगी, हमेशा अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी कुछ भी डिसीजन दे सकता है। एवरी जुडिशरी हैज़ टू वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी आर्बिट्री फंक्शनिंग, उसने काम करना चाहिए, और जो भी एग्जैक्टली वो काम करते हैं दैट शुड बी अकाउंटेबल एंड दैट शुड बी रिकॉर्डेड, दैट शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। यानी कि जुडिशियल इज आल्सो अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इंडिया का जो भी जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड यानी कि क्या, अगर आपके पास कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कहाँ जाते हैं, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं और अपना केस फाइल करते हैं। अगर आपको वहाँ जस्टिस नहीं मिलता है तो आप जाते हैं हाई कोर्ट में, और वहाँ भी अगर आपको जस्टिस नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, और वहाँ भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको जजमेंट नहीं मिला या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट में भी अगर आपको लगा कि भाई आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। इन ऑल केसेस में क्या आता है कि एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। तो उस केस में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया रहेगा, डिसीजन दिया रहेगा, वो क्या रहेगा, तो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा। तो यानी कि ये जो सारे कोर्ट है एक दूसरे के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुपरवाइजेज द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्टली सुपरवाइजेज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्टली सुपरवाइजेज द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो लोअर कोर्ट है, यानी कि जो लोअर कोर्ट है जो भी नीचे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा कंट्री का टॉप मोस्ट कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट फंक्शंस अंडर द डायरेक्ट सुपर इंटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल सुपरवाइज हाई कोर्ट विल सुपरवाइज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल सुपरवाइज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, तो पूरी इंडिया के जितने भी कोर्ट्स है उन सारे कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, तो उस पर क्या रहेगा वो, या कमीशन है, तो उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा। इट कैन ट्रांसफर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अगर इफ़ रिक्वायर्ड, तो जो हाई कोर्ट है तो उसके जजेस का ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर उसको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट की कि कुछ केस की जो भी सुनाई है वो सुनाई अगर सही से नहीं हो रही है, तो वो एग्जैक्टली एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। एंड अगर उसको अगर लग रहा है कि एक हाई कोर्ट
से अगर दूसरे कोर्ट में अगर केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा। इस केस में भी क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर और वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। में क्या है, तो इंडिया में जो भी एवरी स्टेट है, तो एवरी स्टेट के पास क्या है, अपना अपना एक हाई कोर्ट है। लेकिन ऐसे कुछ स्टेट है कि जिसके पास छोटे स्टेट होने के कारण एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि एक जो हाई कोर्ट है वो वन और मोर स्टेट को देख रहा है, या वन और मोर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटोरी को वो कंट्रोल कर रहा है। तो हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट। तो अगर लोअर कोर्ट में अगर कोई लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं है विद द जजमेंट, कोर्ट जजमेंट, तो दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पीपल कैन गो टू हाई कोर्ट। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जजमेंट इफ़ दे आर नॉट हैप्पी, तो ये हाई कोर्ट जो होता है वो रीट को इशू कर सकता है फॉर द रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट। और जो अगर कोई राइट है कि जो प्रिस्क्राइब दिया अंडर द लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए भी वी कैन अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। एंड इट कैन हाई कोर्ट कैन डील द केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि एक हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेट जो है, तो स्टेट का टेरिटोरी जो भी लिमिट है या जोग्राफिकल लिमिट है वहाँ तक ही केसेस देख सकता है। उसके बाहर उसके लिए अलाउड नहीं है टू सी द केसेस एंड एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो इट। यानी हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो उसके जो कोर्ट्स है तो उसके ऊपर क्या कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस के अलग अलग केसेस अलग अलग कोर्ट में हियर कर सकते हैं या उसकी ट्रायल कर ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है तो उनका काम है कि जो भी केसेस अराइज हो गई है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको हैंडल करने का, तो उनको ट्रायल लेने का। कंसिडर अपील्स ऑन अपील्स ऑन डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट में अगर कोई जजमेंट के साथ अगर कोई पटिशनर अगर हैप्पी नहीं है, तो दे कैन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो यानी कि जहाँ भी तकरीबन 3 साल से अगर ज़्यादा अगर सज़ा लग रही है, यानी कि 7 साल पकड़िए, कुछ केस में 7 साल केसेस है जिसमें सज़ा हो सकती है। तो ये जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है वो डायरेक्टली कहाँ ट्राई हो गए, तो वह उनकी ट्रायल होगी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जो इंडिया में जो भी क्रिमिनल लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ डील्स विद द क्राइम कमिटेड बाय एनी सिटीजन और एंटिटी। तो एनी सिटीजन हो सकता है, एंटिटी भी कोई क्रिमिनल केसेस कर सकते हैं। तो क्रिमिनल केसेस कभी स्टार्ट होते हैं जब लोकल पुलिस जब क्राइम रिपोर्ट फाइल करती है, तब से क्रिमिनल केस स्टार्ट हो जाती है। तो फाइनली जो भी डिसीजन है, तो वो डिसीजन हमेशा कोर्ट ही देगा किसी भी मैटर के ऊपर, अगर कोई क्रिमिनल या सिविल केस है। तो अगर सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ डील्स विद द डिस्प्यूट ओवर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो यानी कि ऐसे केसेस की जहाँ कोई फंडामेंटल राइट किसी बंदे का, पर्सन का या कम्युनिटी का या ग्रुप का अगर मान लीजिए वायलेट हो रहा है, तो उस केस को हम सिविल लॉ केसेस में कंसिडर करेंगे। सुप्रीम जो कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, उसके बाद अपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है एंड उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल्स 131, 133, 133, 136 एंड 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि क्या, दो स्टेट या सेंटर एंड अदर स्टेट्स, या बिटवीन द टू स्टेट्स, या सेंटर स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स, ऐसे अगर अलग अलग कंडीशन में डिस्प्यूट है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। अपेलेट केस में क्या है कि किसी भी ट्रिब्यूनल या कोई हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उससे लोग अगर खुश नहीं है, तो दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, तो इसको अपेलेट कह सकते हैं। एडवाइजरी इन दिस सेंस कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल उनको अगर एडवाइस चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन देने का जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट का होता है। रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, तो जुडिशरी का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना, लोगों को न्याय दे के देने का, जो भी डिस्प्यूट है लोगों के बीच में तो उसको रिजॉल्व करने का। अगर कोई कल्प्रिट यानी कि जिसने गुनाह किया है या जिसने क्राइम किया है या किसी ने रॉन्ग किया है, तो उस रॉन्ग अगर वो पाया गया है कि उसने रॉन्ग किया है, तो उसको पिनलाइज करने का एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो यानी कि जो भी पेनल्टी रहेगा वो एज पर द लॉ रहेगी और वो प्रोपोर्शनेट रहेगी एज पर द वायलेशन, यानी कि जितना बड़ा का रॉन्ग रहेगा या क्राइम रहेगा उतनी बड़ी पनिशमेंट रहेगी। छोटा क्राइम छोटी पनिशमेंट, या छोटा रॉन्ग छोटी पनिशमेंट, बड़ा क्राइम या बड़ा रॉन्ग बड़ी पनिशमेंट।
जुडिशरी का दूसरा काम होता है क्रिएशन ऑफ जज केस लॉ। बहुत सारे केसेस में क्या हो जाता है कि पर्टिकुलर प्रोविजन या पर्टिकुलर कोई लॉ एग्जैक्टली स्पेसिफिकली उसको इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो उस केस में क्या रहता है, द प्रीवियस डिसीजन ऑफ द जजेस आर जनरली रिगार्डेड एज द बाइंडिंग ऑन द लैटर जजेस इन सिमिलर केसेस। अगर कायदा किसी पर्टिकुलर सेक्शन या लॉ के बारे में या सब सेक्शन के बारे में या रूल के बारे में या पेनल्टी के बारे में नहीं बोल रहा है या सही से लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो इस केस में प्रीवियस जो डिसीजन दिए है जजेस ने उसको एग्जैक्टली बाइंडिंग पकड़ा जाता है और उसको एग्जैक्टली रेफरेंस पकड़कर जो नए जजेस है या नए केसेस है तो उसमें वो यूज़ किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट। तो जुडिशरी का काम है टू बी अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट एक गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करता है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो इस केस में क्या करता है, जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, यानी कि इसको हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं। उसके बाद वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, तो यानी कि लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट कह सकते हैं, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मंत्री है या MP MLA थे तो उसको भी कौन देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। अगर मान लीजिए कौन सा भी लॉ या कौन सी भी ऑर्डर जो वायलेट करता है किसी भी प्रोविजन को या किसी भी लॉ को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसको उस लॉ को या उस ऑर्डर को या उस जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का और या नल या वॉइड डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि इट हैज़ द मेरिट ऑफ गारंटिंग द फंडामेंटल राइट। तो जुडिशियल रिव्यू में देखा जाएगा कि कोई भी बंदा है या बंदे हैं तो या ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनका क्या है कि फंडामेंटल जो राइट है वो वायलेट ना हुआ है, एंड फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योरिंग अ बैलेंस बिटवीन द यूनियन एंड द यूनिट्स इन अ फेडरल स्टेट। यानी कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट में कोई प्रॉब्लम है या सेंटर और स्टेट में प्रॉब्लम है, तो जो भी एग्जैक्टली जो बैलेंस बनाने का काम है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम है एमिकेबली, तो ये काम कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, जिसकी वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है वो मेंटेन रहे। उसके बाद भी क्या है कि मान लीजिए प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट, अगर ह्यूमन राइट्स को वायलेट्स अगर किया जा रहा है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वी कैन कॉमन मैन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जैक्टली पीपल का जो भी राइट है वो इंश्योर करता है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कह सकता है। कीप चेक्स ऑन द स्टेट, यानी कि अगर कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट, हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट के केसेस में अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन में अगर कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा है या लॉ या कुछ सब लॉ अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है विच इज़ नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, तो ऐसी सारी स्टेट ऐसी सारी एजेंसी पे कौन चेक रखता है, तो जुडिशरी चेक रखता है। सुपीरियर कोर्ट एंश्योर एंड एनफोर्स फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग रिट। तो अगर मान लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, अगर कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन एनफोर्स राइट बाय इशूइंग द रिट्स। इंडियन जो जुडिशरी है तो उसका काम सुपरवाइजरी फंक्शन भी है। तो अगर जो हाई कोर्ट्स है तो हायर कोर्ट इंडिया के जो भी होते हैं उनका काम रहता है कि जो भी जूनियर जो कोर्ट है वो सही से अपना काम कर रहे हैं क्या नहीं है या उसका डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, तो उसका सुपरविजन करने का काम हायर कोर्ट का होता है। एडवाइजरी फंक्शन की अगर बात करें तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन परफॉर्म एडवाइजरी फंक्शन, यानी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकता है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अंडर द आर्टिकल 143। तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और क्वेश्चन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस केस में क्या है कि एग्जैक्टली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने उनका ओपिनियन मांगना चाहिए, यानी वो खुद होके सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता है कि हम आपको ओपिनियन देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में सम फंक्शंस आर नॉन जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, यानी कि कुछ फंक्शन क्या होते हैं कोर्ट के, तो नॉन जुडिशियल भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट क्या करता है, अलग अलग लाइसेंसेस को ग्रांट करता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर एडमिनिस्टर करना है, कोई बंदा अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो डेथ करने के बाद किसको प्रॉपर्टी जानना चाहिए या तब तक कौन प्रॉपर्टी हैंडल करेगा, या अपॉइंट द रिसीवर्स, प्रॉपर्टी का रिसीवर्स कौन रहेगा, तो रजिस्टर द मैरिजेस, अपॉइंट द गार्डियंस ऑफ द माइनर चिल्ड्रन एंड लूनेटिक। ये जो काम है ये क्या है, तो ये नॉन जुडिशियल हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के ये काम हो गए, ये भी क्या करता है जुडिशरी देखता है इस काम को।
इंडिया क्या स्पेशल रोल इन अ फेडरेशन, तो जुडिशरी का क्या रोल है इन स्पेशल रोल इन फेडरेशन। तो इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल कंट्री है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर किसी भी स्टेट सेंटर में और स्टेट में या अदरवाइज सेंटर या स्टेट्स में या दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट है और जो अगर लीगल राइट के रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो उसको सेटल करने का काम कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, जिसकी वजह से जो फेडरल सिस्टम है इंडिया का वो सही से मेंटेन रहे। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज आर्बिटर ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स और सेंटर, बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो यानी कि एज अ जज की तरह काम करता है, एज अ मिडल मैन, एज अ डिसीजन मेकर काम करता है टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स और अदरवाइज स्टेट एंड द सेंटर। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो जुडिशरी है उसका काम होता है टू कंडक्ट द जुडिशियल इंक्वायरीज। यानी कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जजेस जो नॉर्मली होते हैं उनको हेड बनाया जाता है बहुत सारे कमीशन का, कि जहाँ इंक्वायरी करना होता है कि अगर कुछ पब्लिक अथॉरिटी है या पब्लिक सर्वेंट है कि जिन्होंने क्या किया है, अपना काम सही से नहीं किया या अदरवाइज उन्होंने कुछ काम करते समय एरर किया या ओमिशन किया, तो उस कमीशन का जो हेडिंग रहता है वो जनरली हेड किया जाता है बाय द जजेस ऑफ द कोर्ट। अगर सिविल कोर्ट की बात करें तो सिविल कोर्ट एग्जैक्टली कौन से केसेस देखते हैं, तो सिविल केसेस देखते हैं। तो सिविल लॉ क्या होता है, जनरली ऑलमोस्ट ऑल केसेस में रेफर किया जाता है कंपेयर टू क्रिमिनल लॉ केसेस। तो क्रिमिनल लॉ केसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रॉबरी, मर्डर, आर्सन, उसके बाद किडनैपिंग, उसके बाद रेप, ये कौन से केसेस हो गए। आर्सन यानी कि आग वगैरह लगाना और किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान करना, तो ये क्या है, क्रिमिनल केसेस है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिविल लॉ, तो सिविल लॉ में कौन से केसेस आएंगे, डाइवोर्स आएगा, एविक्शन आएगा, फिर कंज्यूमर प्रॉब्लम, फिर डेप्ट, फिर बैंकरप्सी, उसके बाद मान लीजिए लीगल राइट, प्रॉपर्टी राइट, तो ये सारे किसके हिस्से हैं, तो ये सिविल लॉ के हिस्से हैं। तो सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को जो के जजेस होते हैं कोर्ट के, तो उनके पास डिफरेंट पावर होती है। तो जनरली क्या होता है कि सिविल केसेस की पावर एंड क्रिमिनल केसेस कोर्ट के जज की पावर अलग अलग होती है। क्रिमिनल कोर्ट का जो भी जज होता है तो वो क्या करता है, जो भी कन्विक्ट पर्सन अगर पाया गया है किसी हियरिंग के दौरान, तो उस बंदे को या बंदी को क्या कर सकता है, जेल में डाल सकता है। अगर सिविल कोर्ट के केस में अगर कोई बंदे को अगर वो गिल्टी पाया गया, तो सिविल कोर्ट जज उसको क्या है ना, पे फाइन या अदरवाइज जो भी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट रहेगा वो दे सकता है। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्ट जेल हो सकती है, इसमें जेल हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अगर जेल में भेजना है तो अगेन दैट केस अगेन हैज़ टू गो टू द क्रिमिनल कोर्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास सिविल जज की बात करें जूनियर डिवीजन के, तो ये एग्जैक्टली सबसे बॉटम में आते हैं जुडिशियल हियरार्की इन इंडिया। तो सबसे इंडिया में क्या कौन से आते हैं, सब कोर्ट आते हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं इंडियन जुडिशियल हियरार्की में। जो कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, इट इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा रहेगा, तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो कोर्ट होता है या डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव भी पावर होती है और उसके बाद जुडिशियल पावर भी होती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बात करें तो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर किस कोर्ट को माना जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है तो उसको हेडक्वार्टर माना जाएगा पर्टिकुलर जुडिशरी का, बट एट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, और वो मेन रहेगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इट कैन ट्राई सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। तो एग्जैक्टली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्रिमिनल केसेस को भी हैंडल कर सकता है एंड सिविल केसेस को भी हैंडल कर सकता है। जब वो एग्जैक्टली सिविल केसेस हैंडल करे तो उसको कहा जाएगा सिविल जज, एंड उसको अगर क्रिमिनल केस अगर हैंडल कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सेशन जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन सपोर्ट करता है, तो उनके नीचे रहता है कोर्ट ऑफ सब जज होता है, उनके नीचे या उनके साथ कह सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल हो सकता है कि किस केसेस में वो एक्चुअली ये जूनियर्स भी हो सकता है और इनके इस केस में ये इनके इक्वेलेंट भी हो सकते हैं। तो एडिशनल सब जज कभी कभी कोर्ट ऑफ सब जज के बराबर भी हो सकता है या उनके जूनियर भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जो म्यूनसिप जो कोर्ट रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सबसे लोएस्ट हियरार्की में रहता है इन जुडिशियल हियरार्की इन इंडिया। तो म्यूनसिप कोर्ट में क्या होता है, जनरली जो भी 1 लाख और 1 लाख से अगर छोटे केसेस है तो रिलेटेड टू सिविल, तो वो कहाँ ट्रायल किए जाते हैं, म्यूनसिप कोर्ट में देखे जाते हैं।
तो मोस्ट सिविल केसेस आर फाइल्ड इन द म्यूनसिप कोर्ट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में जहाँ फाइल कर होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो म्यूनसिप कोर्ट में ही फाइल होते हैं। हम सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करें तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन यानी कि पर्टिकुलर टाइप का केस पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाएगा, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का केस पर्टिकुलर कोर्ट में ही जाएगा। तो उसके बाद आता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इसमें क्या आता है, मान लीजिए फैमिली कोर्ट अलग है, उसके बाद आपके कंपनी लॉ के कोर्ट अलग है, उसके बाद लेबर लॉ के कोर्ट अलग है, उसके बाद आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जो केसेस है वो अलग है। तो इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। यानी टैक्स रिलेटेड अगर कुछ है तो वो भी क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में आएगा। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या आएगा कि मान लीजिए जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या पर्टिकुलर स्टेट है, तो वो क्या है कि अपने जियोग्राफिकल लिमिट के अंदर के ही केसेस को ट्राई कर सकते हैं। जो भी केसेस उनके बियॉन्ड टेरिटोरी में आते हैं तो वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट उसको ट्राई नहीं कर सकता है। तो दैट विल बी डिसाइडेड एग्जैक्टली, अगर स्टेट के बाहर जा रहा है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट की कौन देखेगा। अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा रहा है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको हैंडल करेगा। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मीन्स रिलेटेड टू मनी। तो जो भी मनी मैटर्स होते हैं या सूट्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू होता है, तो यानी म्यूनसिप कोर्ट क्या करता है, 1 लाख और 1 लाख से नीचे जो है तो उनको हैंडल कर सकता है। और उसके बाद जो उसके जो सीनियर मोस्ट रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके सीनियर जो होते हैं तो 1 लाख से अबव जो भी केसेस है उनको हैंडल करते हैं केसेस को। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सिविल कोर्ट के अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो उसका काम होता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन। यानी कि अगर कोई लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है कि जिसमें जो भी पटिशनर है अगर वो हैप्पी नहीं है, तो एग्रीड जो पर्सन है तो अगर यानी कि अगर ये अदरवाइज इरेलेवेंट या बियॉन्ड द लिमिट अगर कुछ जजमेंट दिया है, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी एग्रीड पार्टी क्या कर सकता है हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट में अपना केसेस को फाइल कर सकता है फॉर द अपील और टू रिव्यू द ऑर्डर। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया में है तो उनके पास डायरेक्टली अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आर्टिकल 124A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो या एग्जैक्टली यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट टॉक्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में बताया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ओबाइटर डिक्टम क्या है कि जब भी कोई भी जजमेंट देते हैं कोर्ट, तो उसमें जज कुछ बातें करते हैं या ओपिनियन आपने देते हैं, दैन ओपिनियन और रिमार्क मेड बाय अ जज विच डज नॉट फॉर्म। तो एग्जैक्टली क्या है, वो नेसेसरी पार्ट नहीं है कोर्ट डिसीजन का, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ओपिनियन या रिमार्क डाला है तो उसको कहते हैं ओबाइटर डिक्टम। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। अभी करंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है इन इंडिया, और कुछ कोर्ट कैसे हाई कोर्ट जो है इंडिया के हैं तो उनके पास एग्जैक्टली जुरिस्डिक्शन जो है वो ओवर मल्टीपल स्टेट एंड टेरिटोरीज है। यानी कि यहाँ ऐसे कुछ हाई कोर्ट है कि जो एग्जैक्टली एक टेरिटोरी से ज़्यादा टेरिटोरी पे जुरिस्डिक्शन कंट्रोल करते हैं। यानी कि एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटोरी या एक स्टेट या 2 स्टेट या अदरवाइज एक स्टेट 2 यूनियन टेरिटोरी, इतने को वो कंट्रोल करते हैं हाई कोर्ट। अगर इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो इट आल्सो इंक्लूड क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल। तो क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल या कमीशन है तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस। तो एग्जैक्टली ये इसलिए क्रिएट किए थे टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कोर्ट सिस्टम एंड सिविल केसेस डिले। तो सिविल के केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस फाइल किए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यानी कि उसकी वजह से क्या है, टू दे हैव फॉर्म्ड सेपरेट ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी टू हियर द केसेस। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो फॉलो करता है कॉमन लॉ सिस्टम। यानी कि जो भी प्रीवियस जो भी जजमेंट दिए हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं तो उनको वो एज अ प्रेसिडेंट यूज़ करता है, एंड जो भी एग्जैक्टली जो भी लॉ या जो भी डिसीजन इनहेरिट किए हैं हमने ब्रिटिश कॉलोनी से, तो उसका भी हम रेफरेंस लेते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं। तो सुप्रीम जो कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट है इंडिया का। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन 28 जनवरी 1950 में। तो आर्टिकल 124 से लेके 127 की बात करें ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो इसमें अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। अभी फिलहाल करंटली जो है 33 जजेस प्लस 01 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी टोटल 34 जजेस की अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट में।
हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में ये एग्जैक्टली स्टेट लेवल में देखा जाए तो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होता है। आर्टिकल 214 यानी कि 214 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये हाई कोर्ट की अथॉरिटी के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। करंटली इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। हाई कोर्ट क्या करता है, तो हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अपॉन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। उनके कंसल्टेशन के साथ ही हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड बाउंड बाय द हाई कोर्ट जजमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है तो एग्जैक्टली वो डायरेक्टली कंट्रोल में आते हैं हाई कोर्ट में। अगर जो भी डिसीजन दिया है हाई कोर्ट में तो वो सारे डिसीजन डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या रहेंगे, बाइंडिंग रहेंगे एंड दे कैन नॉट डिनाई इट और दे कैन नॉट इग्नोर इट। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट है जनरली सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में जनरली क्या होगा, आपको सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट मिलेंगे ही, बट एक्सेप्शन हो सकता है कि कहीं आपको सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ना मिले। अपील अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाई इन हाई कोर्ट। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो उसके खिलाफ आप कहाँ अपील कर सकते हैं, तो आप पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। लोक अदालत और विलेज कोर्ट क्या है, तो एक प्रकार के वो सिविल कोर्ट ही है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये सबॉर्डिनेट कोर्ट है एट अ विलेज लेवल। तो ये एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं एट विलेज लेवल। तो विलेज लेवल में जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट है दैट कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली, एंड जिसमें मान लीजिए अगर कुछ छोटे मोटे अगर सेक्शन को या किसी छोटे मोटे रूल को अगर बाईपास भी करना पड़ा तो दैट कैन बी डन। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, लोक अदालत या विलेज कोर्ट कहते हैं। दिस इज जनरली अ टाइप ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो ये सब एक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। उसके बाद ट्रिब्यूनल जो है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली पावर दिया है टू सेट अप अ ट्रिब्यूनल। तो अलग अलग केसेस के लिए ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया जा सकता है या फॉर्म किया जा सकता है टू हैव एडमिनिस्टर स्पेसिफिक मैटर। फॉर एग्जांपल टैक्स केसेस, लैंड केसेस, कंज्यूमर केसेस। तो इसके लिए अलग अलग इंडिया में क्या है, अलग अलग ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश है। अगर हम अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हायर कोर्ट जो है तो जो भी लोअर कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है तो उसको वो ओवर रूल भी कर सकते हैं या अपहोल्ड भी कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि हायर कोर्ट को उनको एग्जैक्टली उस मैटर में कैसे फील हो रहा है कि एग्जैक्टली जजमेंट सही है क्या नहीं। तो दे में ओवर रूल द जजमेंट, ओवर रूल यानी कैंसिल द जजमेंट, एंड अपहोल्ड द जजमेंट यानी टू सपोर्ट द जजमेंट। जो सिविल कोर्ट होता है उसमें एग्जैक्टली यूज किया जाता है टर्म उबी जस इबी रेमेडियम। यानी इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी रॉन्ग द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी। यानी कि जब भी एक रॉन्ग होगा तो उसके लिए कायदे में एक मिनिमम एक क्या होगा, उसके लिए इलाज रहेगा ही रहेगा। कोड ऑफ सिविल जो प्रोसीजर है वो सिविल केसेस को हैंडल करता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है यानी उसको हम सीपीसी ऐसे भी कह सकते हैं। 1908 में कायदा बना था। तो ये एग्जैक्टली प्रोसीजर फॉलो कैसे करनी है सिविल कोर्ट अगर जब भी एडमिनिस्टर करता है सिविल केसेस में, तो कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा, क्या रूल, क्या भी लॉज, क्या बाय लॉज, क्या सेक्शन बाय सेक्शन यूज करेगा। तो इसकी सारी प्रोसीजर कहाँ लिखी है, तो ये सीपीसी में दी है यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। जो सब जज होते हैं तो दे आर एग्जैक्टली असिस्टेंट और दे आर जूनियर टू द डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये कौन से केसेस हैंडल कर सकते हैं, वो सारे सिविल केसेस की जिसकी वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से अगर ज़्यादा है तो वो क्या ट्राई किए जाते हैं सब जज कोर्ट में। सब जज एंड एडिशनल सब जज कोर्ट में ट्राई द सूट। लेकिन सूट का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी कि मॉनेटरी वैल्यू कितना होना चाहिए उस सिविल केस का, मोर देन 1 लाख। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंडियन जुडिशरी सिस्टम में म्युनिसिपल जो कोर्ट है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सबसे लोएस्ट में आएंगे। तो जो वो एग्जैक्टली कोर्ट ऐसे कोर्ट है कि जिसकी जहाँ जो भी सब्जेक्ट वैल्यू है मैटर का, सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू जो है वो इट इज़ लेस देन 1 लाख रुपीज़। तो वो सारे केसेस आप म्युनिसिपल कोर्ट में हैंडल किए जाएंगे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ एग्जैक्टली हैंडल होते हैं, तो म्युनिसिपल कोर्ट में ही फाइल किए जाते हैं। द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इज मेंशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड।
तो एग्जैक्टली क्रिमिनल जो कोर्ट है वो कैसे एग्जैक्टली परफॉर्म करेगा, उसकी पावर क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा डिटेल्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में लिखा है। उसको हम CRPC ऐसे भी कह सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 26 ऑफ द CRPC, तो इसमें एग्जैक्टली लिखा है कि जो भी ऑफेंस अगर कहीं इंडियन पिनल कोड में यानी IPC कह सकते हैं इसको, तो IPC में अगर कोई भी अगर ऑफेंस अगर मेंशन्ड है तो एग्जैक्टली उसको कौन ट्राई कर सकता है, तो उसको ट्राई कर सकता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन है उसको ट्राई कर सकता है। और अगर मान लीजिए बहुत छोटा क्राइम है तो उस केस में एनी अदर कोर्ट एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बहुत छोटा क्राइम रहेगा तो एग्जैक्टली छोटे छोटे कोर्ट उसको हैंडल कर सकते हैं, बट जनरली एक्चुअली एग्जैक्टली कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट उसको हैंडल करते हैं। तो जनरली क्राइम आर्टिकल जो 141 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, तो अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी लॉ अगर डिक्लेयर कर दिया या कोई भी जजमेंट दिया, तो वो लॉ या जो भी कुछ ऑर्डर दिया है तो वो क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा ऑन ऑल कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया। तो पूरी इंडिया की जितने भी कोर्ट्स है या अथॉरिटीज़ है वो सबको उनको रिस्पेक्टफुली उस ऑर्डर को या जो भी वो जजमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल 144 में क्या दिया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया शाल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर जजमेंट देने के लिए कुछ मदद चाहिए या कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो सारी जो अथॉरिटी इंडिया में अवेलेबल है, खास करके गवर्नमेंट इवन नॉन गवर्नमेंट आल्सो, दे शुड सपोर्ट एंड दे शुड हेल्प द सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू फॉर डिलीवरिंग द जजमेंट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को PIL ऐसे भी कहते हैं। तो एक इफेक्टिव टूल है टू एडवांस द सोशल जस्टिस इन इंडिया। तो बहुत जगह पे क्या होता है कि इंडिया के जो भी मार्जिनलाइज जो लोग हैं, जैसे पर्टिकुलर कास्ट के लोग या छोटे छोटे बच्चे या औरतें या बूढ़े लोग या हैंडीकैप लोग, तो उनके साथ क्या होता है, इनजस्टिस होता है। तो उनका एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम है तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए PIL का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है हमने बोरो किया है अमेरिकन ट्रेडिशन से। तो एग्जैक्टली ये जो टेक्निक है या जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है, इट इज़ यूज टू एडवांस द कॉजेज ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी के साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए PIL का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि इट कैन ब्रिंग ही और शी कैन ब्रिंग एन एक्शन इन अ कोर्ट टू रिड्यूस अ रॉन्ग इफ देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का किसी भी पर्सन का क्या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी का या मार्जिनलाइज सेक्शन का अगर मान लीजिए कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इसको कोर्ट में फाइल कर सकता है PIL। लेकिन रूल ऑफ लोकस स्टैंडी क्या कहता है, मान लीजिए अगर किसी भी केस का अगर पार्टी बनना है तो आपका उस केस के साथ सफिशिएंट कनेक्शन होना चाहिए या आपको इस पर्टिकुलर केस में क्या होना चाहिए, हार्म हुआ होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी द पार्टी टू द केस। बट लेकिन ये जो रूल है ये नॉर्मल केसेस के लिए, ये जो रूल है रूल ऑफ लोकस स्टैंडी, तो ये का है, ये इसका एग्जम्पशन मिलता है इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि अगर इसमें इस पर्टिकुलर केस में PIL में अगर आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ है और आप उसका पार्टी भी नहीं है तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, आप PIL फाइल कर सकते हैं। तो रिट्स क्या है, तो रिट्स आर नथिंग बट अ स्पेशल लीगल टूल मीन टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। तो एक स्पेशल टूल है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे कहाँ दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है पार्ट 3 में। तो रिट्स क्या है, रिट्स आर रिटन ऑर्डर दैट टेल समवन। रिट्स क्या है, रिटन ऑर्डर है तो वो किसी को बताते हैं कि क्या कुछ करना है या क्या कुछ नहीं करना है। रिट दोनों टाइम यूज़ किए जा सकते हैं। अगर कोई कुछ अथॉरिटी जो ड्यूटी करना चाहिए वो कर नहीं रहा है तो उसको करने के लिए भी वो रिट उसको ज़बरदस्ती कर सकता है, या अगरवाइज मान लीजिए लीगल बाइंडिंग कर सकता है, नॉट ज़बरदस्ती। बट अगर मान लीजिए कोई लीगल अथॉरिटी अपने जो अथॉरिटी है, पावर है, उसके बियॉन्ड जाकर अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको स्टॉप भी कर सकते हैं वो रिट। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है रिट अंडर द आर्टिकल 226। तो रिट्स क्या है, रिट सर्व द रेमेडीज टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। तो एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट हो या लीगल राइट हो, सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली जो इशू रिट करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है इवन लीगल राइट के लिए, लीगल राइट के लिए एंड फंडामेंटल राइट के लिए। एंड रिट्स क्या हो सकते हैं, तो रिट के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। रिट ऑर्डर भी हो सकती है या वारंट हो सकता है या समन हो सकता है।
तो ये क्या है, तो रीट के अलग अलग फॉर्म है। और रीट क्या है, एक रिटर्न ऑर्डर है कोर्ट का। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर की बात करें तो एग्जैक्टली उनके हिसाब से आर्टिकल जो 32 है वो हार्ट एंड सोल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम रीट की बात करते हैं तो हेबियस कॉर्पस पहला रीट है। तो ये क्या है, इसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी, यानी कि अगर कोई भी बंदा या बंदी अनलॉफुल डिटेंशन करता है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कस्टडी में रखता है, तो कोर्ट कैन ऑर्डर द डिटेंट पर्सन टू अपीयर। तो कोर्ट क्या कह सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि जो भी बंदा या बंदी को कस्टडी में लिया है या डिटेंशन में रखा है तो उसको कोर्ट के सामने पेश करो, एंड वो चेक करेगा कोर्ट की वो वेदर जो डिटेंशन या कस्टडी वो लीगल है क्या नहीं है। तो ये हेबियस कॉर्पस है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फ्रीडम, यानी हर बंदे के पास क्या है, हर सिटीजन के पास क्या है, राइट, हर पर्सन के पास राइट टू फ्रीडम है। इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट लीगल अरेस्ट। अगर मान लीजिए अगर ये जो रीट है, अगर कोई अरेस्ट अगर लीगल है तो उसके अगेंस्ट में यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये इसका फाइल कौन कर सकता है केस रीट के लिए, तो ये डिटेंट पर्सन खुद कर सकता है या उनके फैमिली मेम्बर कर सकता है या उनका कोई फ्रेंड कर सकता है। अगर लेकिन और ये जो रीट है, अगर कोई भी बंदा आफ्टर अरेस्ट या आफ्टर डिटेंशन या आफ्टर कस्टडी क्या है कि 24 घंटे के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश नहीं किया गया तो इस केस में ये हेबियस कॉर्पस जो है तो ये रीट को परफॉर्म किया जा सकता है। मैंडामस रीट का मीनिंग है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। तो ये एग्जैक्टली आदेश क्या देते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी। पब्लिक अथॉरिटी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। अगर मान लीजिए वही अपना काम सही से नहीं कर रही है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके मैंडामस का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होना चाहिए। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ लीगल राइट भी अगर रहेगा आपका तो भी आप यू कैन गो टू हाई कोर्ट। तो इट इज़ टू डायरेक्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अगर पब्लिक अथॉरिटी अपना फंक्शन नहीं कर रही है वह काम, तो उसको फंक्शन करने के लिए कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकता है या इंस्ट्रक्शन दे सकता है। मस्ट बी फाइल्ड इन अ गुड फेथ बाय समवन विद अ लीगल राइट, यानी कि जब भी वो फाइल किया जाए तो कुछ उसमें बैड इंटेंशन नहीं होने चाहिए और एग्जैक्टली जो लीगल राइट है अगर वो सचमुच में वायलेट हुआ है तभी जाके ये मैंडामस रिट फाइल किया जा सकता है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, तो गवर्नमेंट बॉडीज, पब्लिक ऑफिशियल्स, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड पब्लिक कॉरपोरेशन, यानी ये पब्लिक जो भी ऑफिसेस है, पब्लिक ऑफिसेस के खिलाफ ये फाइल किया जा सकता है। बट इट कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट, ये किसके खिलाफ आप फाइल या इशू नहीं कर सकता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ ये रिट एप्लीकेबल नहीं रहेगी। प्राइवेट इंडिविजुअल, द प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद गवर्नर्स एंड चीफ जस्टिसेस, तो इनके खिलाफ ये मैंडामस का रिट अप्लाई नहीं होगा। एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर प्राइवेट राइट, यानी कि किसी बंदे का प्राइवेट राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है तो प्राइवेट राइट कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट विद द रिट मैंडामस। आर्टिकल 39A अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो दिस टॉक्स अबाउट द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो यानी कि जो बंदे के पास मान लीजिए पैसा नहीं है तो उसको गवर्नमेंट का ड्यूटी है टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड एंड उसको इंश्योर करना उसको जस्टिस मिले। तो दिस वाज बीइंग एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट। इसके बाद रीट है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मीनिंग है टू फॉरबिड, यानी मना करना या से नो। तो कोई भी अगर जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अगर अपनी पावर से ज़्यादा अगर फंक्शन कर रही है, उसके बियॉन्ड जाके अगर कोई डिसीजन देने का काम कर रहा है, तो इस केस में प्रोहिबिशन जो है रिट है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इट इज़ अपोजिट टू मैंडामस। मैंडामस में क्या किया जाता था कि अगर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको ड्यूटी करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन इस केस में क्या है, प्रोहिबिशन के केस में इट स्टॉप्स अथॉरिटीज फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शन। हायर कोर्ट इशू दिस अगेंस्ट लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट अपना पावर के बियॉन्ड जाके अगर कोई एक्शन या एक्टिविटी कर रहा है तो इस केस में जो हायर कोर्ट है तो हायर कोर्ट उसको क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। इट कैन बी यूज अगेंस्ट इट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यानी कि ये जो प्रोहिबिशन जो है रिट, इट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सर्टियोरी रिट का मतलब है टू सर्टिफाई, यानी कि हमें बताइए कि आपने ये कैसे किया।
इशूड व्हेन अ लोअर कोर्ट डिसीजन इज रॉन्ग और एक्सीड्स इट्स अथॉरिटी। तो यानी कि अगर जो लोअर कोर्ट है, अगर लोअर कोर्ट ने कुछ गलत डिसीजन लिया या अपना पावर के अथॉरिटी से आगे जाके कुछ डिसीजन लिया, तो इस केस में जो हायर कोर्ट है वो उनको क्वेश्चन कर सकता है टू सर्टिफाई। तो इट अलाउ द हायर कोर्ट टू टेक ओवर। तो इस केस में क्या होता है, हायर कोर्ट जो है वो केस को टेक ओवर कर सकता है। अगर उनको लगा तो वो ओवरटर्न कर सकते हैं लोअर कोर्ट के रूलिंग को, यानी कि उसको कैंसिल कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं उसके जजमेंट को। तो अप टू 1991 क्या था इंडिया में, तो ये जो सर्टियोरी जो रीट था वो सिर्फ क्या था, जुडिशियल अथॉरिटी पे ही एप्लीकेबल था। बट 1991 के बाद क्या हो गया, ये जो रीट है वो हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ भी। ये जो रीट है सर्टियोरी, दैट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो प्राइवेट इंडिविजुअल आर नॉट पार्ट ऑफ द सर्टियोरी रीट। हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं इन रेफरेंस ऑफ रीट, तो उनके हाई कोर्ट के पास वाइडर पावर होती है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट इन इशूइंग द रीट्स। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट क्या है, तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जो रीट इशू करता है वो रीट जो होगा वो एग्जैक्टली आपका लीगल राइट भी हो सकता है एंड फॉर फंडामेंटल राइट वायलेशन भी हो सकता है। को वारंट टू रीट, तो को वारंट टू रीट का मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, यानी आपके पास क्या पावर है कि आपने इस काम को किया है। टू स्टॉप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय पब्लिक ऑफिशियल। तो पब्लिक ऑफिशियल क्या होता है, कभी कभी किसी केस में क्या करता है कि अपने अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके कुछ ऑर्डर या डिसीजन देते हैं। तो इस केस में उनका मिसयूज, पावर को मिसयूज रोकने के लिए हम को वारंट टू रीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट क्या करता है, कोर्ट आस्क ऑफिशियल टू प्रूव देयर अथॉरिटी टू होल्ड ऑफिस कैन सस्पेंड देयर अथॉरिटी। यानी कि अगर कोई बंदे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है पोजीशन को होल्ड करने का और उसके बियॉन्ड जाकर अगर उन्होंने कुछ अथॉरिटी अगर परफॉर्म की है, तो इस केस में जो कोर्ट है उसको नलीफाई कर सकता है और उसका जो भी डिसीजन है उसको सस्पेंड कर सकता है। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि को वारंट जो है, तो अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कोई डिसीजन या जजमेंट दिया है तो उसके खिलाफ को वारंट रीट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर हम रीट की बात करें तो रीट एग्जैक्टली इंडिया में कोई भी सिटीजन जो है वो रीट को फाइल कर सकता है। इसमें एग्जैक्टली फाइलिंग करने के लिए, रीट को फाइल करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंपेलिंग रीज़न है कि जिसकी वजह से आपने डिले किया रीट को फाइल करने के लिए, तो ही एडमिसिबल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है और फिर भी आपने अगर रीट को फाइल करने के लिए डिले कर दिया, तो इन दैट केस कोर्ट में रिजेक्ट द रीट एप्लीकेशन। संस्था क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फ्री एंड लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी गरीब लोग हैं यानी मार्जिनलाइज लोग हैं, जैसे पर्टिकुलर कास्ट के लोग, हैंडीकैप पीपल, वुमेन, ओल्ड एज पीपल एंड चिल्ड्रन, तो उनको एग्जैक्टली क्या करता है, मदद करने के लिए नालसा इज बिंग एस्टेब्लिश। तो ऑर्गेनाइज लोक अदालत टू सेटल डिस्प्यूट एमिकेबली। ये लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। और जो भी लीगल उनके डायरेक्टली नालसा को कौन रिपोर्ट करता है, सालसा यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रिपोर्ट करती है। तो उनके लिए गाइडलाइन बनाना, उनके लिए प्रोग्राम बनाना कि कौन कौन से प्रोग्राम उन्होंने इम्प्लीमेंट करने चाहिए और कौन से लीगल प्रोग्राम और स्कीम उन्होंने अपने अपने स्टेट में या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म करने चाहिए, तो उसके लिए नालसा क्या करता है, गाइडलाइन बनाता है। तो ये फॉर्म हुआ था इन 9 नवंबर 1995 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैटर्न इन चीफ होते हैं नालसा के, एंड ऑफिस इसका जो है वो लोकेटेड है दिल्ली में। उसके बाद है सालसा यानी कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो सालसा को हेड करते हैं स्टेट लेवल पे। सालसा का काम है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पब्लिक, कंडक्टिंग लोक अदालत एंड इम्प्लीमेंटिंग लीगल सर्विसेज प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट। सीनियर मोस्ट जो जज होता है हाई कोर्ट का, वो एग्जैक्टली उसका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है। सालसा यानी कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बाद डालसा कह सकता है, डिलसा भी कह सकता है। तो DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एग्जैक्टली ये काम करता है। इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ नालसा एंड सालसा। तो नालसा एंड सालसा इसके गाइडेंस में ही ये पूरे काम कर सकते हैं। अपने मर्जी से कुछ भी प्रोग्राम या स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूटेड रहता है एवरी डिस्ट्रिक्ट में, एंड इनका काम रहता है टू प्रोवाइड लीगल एड प्रोग्राम एंड टू कंडक्ट द लीगल एड प्रोग्राम एंड स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट।
तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो एक ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, डालसा या डिलसा कह सकते हैं। एंड आर्टिकल 131 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एग्जैक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। टू हियर एंड डिसाइड लीगल डिस्प्यूट बिटवीन, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सम स्टेट टू वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, तो इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकता है। एंड टू और मोर स्टेट, अगर दो से ज़्यादा स्टेट में अगर लीगल राइट में कोई डिस्प्यूट है तो भी वो हैंडल करने की पावर किसको दी है, तो सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए किसी लोअर कोर्ट में कुछ डिसीजन दिया, लेकिन एग्जैक्टली वो एग्री उसमें कोई जो पर्टिकुलर पार्टी वो खुश नहीं उस डिसीजन से, तो जब भी उसमें जो अपील है हम डायरेक्टली कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट में मना किया तो डायरेक्टली कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है तो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, तो ये अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 133 में दिया है। इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या लिखा है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और सेंटेंस। तो मान लीजिए इस केस में क्या है, आर्टिकल 133 में अगर हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट लिया तो उसका अपील हम कहाँ कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। लेकिन आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पटिशन का मतलब है इंडिया में जो भी कोई कोर्ट है, अगर जिसके जजमेंट पे आप खुश नहीं है, तो अगर आप डायरेक्टली कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसके हायर कोर्ट में। अगर उसके हायर कोर्ट में भी अगर अप्लाई नहीं हुआ, वो अप्रूव नहीं हुआ वो अपील, तो वो उसके हायर कोर्ट में, और फाइनली जाके उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल लीव टू अपील यानी SLP कह सकते हैं, तो वो दे सकता है, स्पेशल परमिशन दे सकता है फॉर द अपील पर्पस।